नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मेरा नाम है प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 30 अक्टूबर को जारी होगा एनडीए का घोषणा पत्र, पटना में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजम का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार के गोपालगंज में ओवैसी का बड़ा बयान। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर बस में लगी आग, एयर इंडिया का विमान नजदीक खड़ा था। उड़ानों पर भी चक्रवर्ती तूफान मोंथा का असर, कैंसिल हुई 32 फ्लाइट। केन्या में हुआ दर्दनाक विमान हादसा, 12 लोगों के मारे जाने की आशंका। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए 30 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पटना में घटक दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान होगा। वहीं आज मंगलवार को महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र जारी होगा। इसे लेकर तेजस्वी ने एनडीए पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। आज हम तेजस्वी प्रण पत्र जारी करने जा रहे हैं कि हम अगले 5 साल कैसे काम करने जा रहे हैं। हमने एक रोड मैप, एक विजन दिया है और हम स्पष्ट हैं कि हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। वे केवल नकारात्मक बातें करते हैं और हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में एसआईआर करने की घोषणा पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, बिहार में एसआईआर लागू हुआ और इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कई पार्टियों ने बिहार की जनता को गुमराह करने का काम किया था, लेकिन एसआईआर सफल रहा। यह पूरे देश में लागू होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के गोपालगंज पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं आप सबके बीच एक अहम मामला लेकर आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील है कि 6 तारीख मतदान का दिन है। अगर आप विकास चाहते हैं तो इस बार हमें उम्मीदवार को कामयाब बनाइए। याद रखिए, पहले भी आपने बहादुरी से मजालिस के उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया था, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ओवैसी ने कहा कि यहाँ के नौजवानों को नौकरी चाहिए, खेती के लिए सिंचाई चाहिए और स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं चाहिए। किसान बिजली और सिंचाई की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर जिन पर एक सच्चा विधायक काम करेगा, हमारी पार्टी एआईएमआईएम ने अनस सलाम को आपका उम्मीदवार बनाया है, जो इन समस्याओं को समझता है और इनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर मंगलवार दोपहर एयर इंडिया के विमान से कुछ मीटर दूर खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई। मीडिया के मुताबिक यह बस एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की थी, जो कई एयरलाइंस के लिए ग्राउंड सर्विस देती है। आग लगने के समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है कि इस घटना में कोई घायल हुआ है या नहीं। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में बस पूरी तरह आग की लपटों में घिरी दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है और जांच भी जारी है। घटना के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने मैनेजमेंट ने बयान दिया है कि उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी की बस में अचानक आग लग गई। एयरपोर्ट की फायर फाइटिंग टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया है। उस समय बस खड़ी हुई थी और इसमें कोई यात्री मौजूद नहीं था। सभी उड़ान संचालन सामान्य है। भीषण चक्रवाती तूफान मोंता के कारण मंगलवार को विशाखापट्टनम हवाई अड्डे से संचालित होने वाली कुल 32 उड़ानें रद्द कर दी गई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। विशाखापट्टनम हवाई अड्डे के निदेशक एन पुरुषोत्तम ने कहा कि 27 अक्टूबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस को दी उड़ानें रद्द कर दी गई है। पुरुषोत्तम ने कहा, दरअसल हम हर दिन 30 से 32 उड़ानें संचालित करते हैं, जिनमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों शामिल होते हैं। आज वे सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान से बचाव के लिए सावधानियां बरती हैं, जिसमें चक्रवात से पहले और बाद में चरण शामिल है। केन्या में विमान हादसा हुआ है। विमान दुर्घटना केन्या के तटीय क्षेत्र काले में हुई है। हादसे के दौरान विमान में सवार 12 लोगों के मारे जाने की आशंका है। केन्या के अधिकारियों ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि विमान मासाई मारा राष्ट्रीय रिजर्व में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल जाते समय हादसे का शिकार हुआ। उन्होंने बताया कि दुर्घटना डायनी हवाई पट्टी से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी और जंगली इलाके में हुई है।
काले काउंटी के आयुक्त स्टीफन ओरिंडे ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि दुर्घटना स्थल पर तलाश एवं बचाव अभियान जारी है और विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। केन्या नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि विमान में 12 लोग सवार थे और अधिकारी दुर्घटना के कारण जांच कर रहे हैं। गुजरात में सूरत के महिदरपुरा इलाके में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को सूरत पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार आरोपी मोहम्मद सलमान इंसाफ एवं ट्रेडर्स नामक दुकान में काम करता है। गुरुवार शाम लगभग 6:30 बजे उसने दुकान के पीछे स्थित गोदाम के पास खेल रही मासूम बच्ची को देखा तो उसे बहला फुसला कर गोदाम ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना के बाद डरी सहमी बच्ची घर पहुंची और दर्द होने की शिकायत करते हुए पूरी बात माता पिता को बताई। परिजनों ने महिदरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने महागठबंधन और राजद पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता है कि वह सत्ता में नहीं आने वाला है, इसलिए झूठे वादे कर रहा है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में जीविका दीदी जैसी योजनाएं शुरू की थी, जो आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि महागठबंधन की पार्टियां उन्हीं योजनाओं की नकल कर रही है जिनकी शुरुआत एनडीए ने की थी। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सत्ता में आएगा तो हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम योग्यता और मेहनत के आधार पर अवसर देंगे, न कि परिवारवाद के आधार पर। चिराग पासवान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को खुद पता है कि सत्ता में आना नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। सवाल यह है कि इन घोषणाओं के लिए पैसा कहां से आएगा। उन्होंने राजद के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा करना अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट 3 लाख करोड़ है और अगर 2-2.5 करोड़ परिवारों को न्यूनतम वेतन पर नौकरी देनी हो तो 7 से 9 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। सवाल यह है कि यह पैसा कहां से आएगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में छठ पूजा में शामिल होने जा रहे 3 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे 2 महिलाओं और एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की है और अधिकारियों को तत्काल मदद के लिए निर्देश दिए हैं। यह दर्दनाक हादसा आज मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे सुबह हुआ, जब अलीगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचफेफड़ा गाँव के पास नेशनल हाईवे 19 पर छठ पर्व के लिए 3 श्रद्धालु घाट की ओर जा रहे थे। ये तीनों हाईवे के किनारे से होकर जा रहे थे, तभी पीछे की ओर से एक अनियंत्रित ट्रक ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। उनकी पहचान चांदनी के रूप में हुई है, जबकि एक बच्चा 7 साल का है, जिसकी पहचान सौरभ की नाम से की गई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। पुलिस ने तीनों शवों के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चंदौली में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई है और पीड़ित परिवार की तत्काल मदद के निर्देश भी दिए हैं और दुर्घटना में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। मनोहरपुरी थाना इलाके के टोडी गांव में मजदूरों से भरी एक बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से करंट की चपेट में आ गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन मजदूर झुलस गए। जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भरी बस यूपी से मनोहरपुर के टोडी स्थित ईंट भट्टे पर आई थी। रास्ते में बस ऊपर से गुजर रही थी। 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे बस में करंट फैल गया और स्पार्किंग से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। सूचना पर मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को शाहपुरा उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से झुलसे 5 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया है। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चारी में रखवाया है और घटना की जांच भी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे से एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम जुबेर हंगकर बताया जा रहा है। यह गिरफ्तारी यूपीए एक्ट के तहत की गई है। कुछ दिन पहले एटीएस ने महाराष्ट्र के कोडवा इलाके में छापेमारी की थी और उसी समय मिले सबूतों के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए संदिग्ध के अल कायदा से जुड़े होने की आशंका है। संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद एटीएस पुणे की तरफ से कहा गया आतंकवाद से जुड़े एक मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने 9 अक्टूबर 2025 को पुणे में कई जगहों पर तलाशी ली। ऑपरेशन के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक सामान, दस्तावेज और अन्य सामग्री भी जब्त की गई।
राजस्थान के जयपुर में एक बार फिर बड़ा हादसा सामने आया है। मजदूरों को ले जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। यह हादसा हाई टेंशन तार छूने के बाद हुआ। इस खौफनाक हादसे में करीब 12 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए, जबकि 2 लोगों की मौत भी हो गई। हादसा जयपुर शहर के 65 किलोमीटर दूर मनोहरपुर इलाके में हुआ। बस में 5 से 6 गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। आग लगने के बाद इन गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ है। बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है। मृतकों और झुलसे हुए लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। जयपुर बस हादसे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक जताया है। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए लिखा, जयपुर के मनोहरपुर में हुई बस दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देशित किया गया है। सूरत से एक बेहद अजीबोगरीब और हास्यास्पद मामला सामने आया है, जहां एक चोर खुद ही अपनी करतूत का शिकार बन गया है। दिवाली के मौके पर बंद फ्लैट में चोरी करने घुसा चोर खुद उसी फ्लैट में फंस गया। हालात ऐसे बने कि उसे बाहर निकालने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम बुलानी पड़ी। अब इस चोर रेस्क्यू ऑपरेशन की चर्चा पूरे इलाके में जोरों पर है। हालांकि पुलिस जांच में यह सामने आया है कि वह युवक कोई पेशेवर से चोर नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा था। बताया जा रहा है कि इलाके के कुछ लोगों ने उसे देखकर शोर मचाया, जिसके बाद वह डर कर एक खाली फ्लैट में जा छिपा और फिर वहीं फंस गया। पुलिस ने फिलहाल उसे हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। बेअंत सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जगतार सिंह तारा को एक मामले में जालंधर कोर्ट ने बरी कर दिया है। गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत साल 2009 में जगतार सिंह ने तारा के खिलाफ थाना भोगपुर में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसे बरी कर दिया गया है। इस मामले में मंगलवार 28 अक्टूबर को जगतार सिंह तारा की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई थी। अतिरिक्त जिलाधिकारी और सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार बेरी की अदालत में आरोप साबित न होने पर जगतार सिंह को बरी करने का आदेश दिया गया। जगतार सिंह की तरफ से एडवोकेट एसके हंदल पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई समाप्त होने के बाद उन्होंने जगतार तारा के बरी होने के बारे में जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन एसआईआर की घोषणा के ठीक पहले ममता बनर्जी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा खेल खेला है। राज्य सरकार ने 527 अधिकारियों का एक साथ स्थानांतरण कर दिया है, जिसमें 66 आईएएस और 460 राज्य सिविल सेवा अधिकारी शामिल हैं। यह कदम चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान से ठीक पहले उठाया गया, जिससे विपक्ष ने चुनावी हेरफेर का प्रयास करार कर दिया है। अब आयोग ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है, जबकि सभी राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा मंगलवार को होनी है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।